हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि साउंड एंड स्क्रीन बोथ आर गुड इनफ। दोनों आपको सब दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऑल गुड, यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में आपको वेव्स के बारे में स्टार्ट करने को बोला था, और एसएचएम चैप्टर चल रहा था, तो उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में बताया था, फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में बताया था, एंड फिर सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम के बारे में बात करनी थी। Ninand, you have a doubt? Yeah, you can write the doubt whatever you have. I will read it and answer accordingly. एक माइनर सा करेक्शन है, पहले वो मैं करा देता हूँ। कल आप में से किसी ने पॉइंट आउट किया। हाँ आदित्य, वो आपने पॉइंट आउट किया तो मैं इसको करेक्शन करा देता हूँ। सो फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में थोड़ा सा और भी बता देंगे, और एक छोटा सा साइन का करेक्शन करना था, आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया होगा, हो सकता है अगर किसी नोटबुक से देखा हो तो। फोर्स्ड ऑसिलेशन एक ऑसिलेशन होता है जिसमें हम एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से किसी सिस्टम को ऑसिलेट करवाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके। तो उस पर आपने इक्वेशन देखा था, कुछ ऐसा बनता है d2x, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, dt2 प्लस गामा टाइम dx बाई dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम dx, this equals some force F by m into sin और cos, जो भी मैंने लिखा हो, cos ओमेगा t, जो भी फोर्स दिया जाएगा उसको लिखेंगे। ये इक्वेशन आपकी इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है, जिसमें ये फोर्स है जो ऑसिलेट कराएगा। आपको ये बताया गया, मैं फिर से बोल देता हूँ, ओमेगा इज अ एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। सो किसी सिस्टम को ये अपनी फ्रीक्वेंसी से चलाना चाहता है एक्सटर्नली, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कंसीडर करो या पेंडुलम कंसीडर करो, तो फिर ये फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी था, और जो गामा है ये डैम्पिंग से रिलेटेड है। सो ये तीन टर्म इन्वॉल्व होते हैं। सो डैम्पिंग हो रही होती है, फोर्स्ड हो रहा होता है, नेचुरली चल रहा होता है। डैम्पिंग ना होगा, फोर्स नहीं होगा, तो सब कुछ नेचुरल चलता है। आपने लिखा है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, मतलब वो क्या जो हम पहले केस में यूज कर रहे थे, बिल्कुल। सो ओमेगा नॉट इज बेसिकली दिस वाज अंडर रूट के बाई एम। आपको याद होगा जब हम लोग स्टार्टिंग में इक्वेशंस कर रहे थे, बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए थे, तो ओमेगा नॉट वाज अंडर रूट के बाई एम। उस समय उसको ओमेगा बोलते थे, क्योंकि कोई और ओमेगा नहीं था, और यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको ओमेगा नॉट बोला जा रहा है, और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। एंड गामा डैम्पिंग कांस्टेंट होता है। गामा की वैल्यू क्या थी? गामा की वैल्यू है b बाई एम, जिसको हम लोगों ने गामा पकड़ा हुआ है। ये डैम्पिंग कांस्टेंट है पर यूनिट मास, और ओमेगा फोर्स्ड है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स से लगाई गई है। तो इस समय सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है आप खुद ही विजुलाइज करने की कोशिश कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। लास्ट क्लास हम लोगों ने फिगर ही बनाया था कि अगर अपने पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग में एक ब्लॉक लगा हुआ है, इसको आप नेचुरली अगर ऑसिलेट कराएंगे तो एक अलग स्टोरी है। लेकिन अगर आपने इसमें फोर्स लगा दिया, ये फोर्स है लेट से एफ नॉट या फिर एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, तो इस फोर्स को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये अपनी डायरेक्शन भी बदलेगा, मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। ये इस साइड जाएगा, ले जाकर के मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, फिर इस साइड जाएगा और फिर इसको ऑसिलेट कराएगा। सो ये एक्सटर्नली ऑसिलेट हो रहा है, इसलिए इसको हम फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। अगर आपने ये फोर्स एफ कांस्टेंट लगाया होता, माइंड इट, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एफ ने एफ कांस्टेंट लगाया होता तो फिर उसको फोर्स्ड ऑसिलेशन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो ऑसिलेटरी नेचर का नहीं है। फोर्स को कॉस या साइन का फंक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ऑसिलेशन को हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। मैक्स एम्पलीट्यूड रेजोनेंस, हाँ वो भी इसके आगे की कहानी बताता हूँ मैं। आपने कुछ लिखा हुआ है, आपका डाउट था व्हाट इज अल्फा दैट वी यूज्ड इन डैम्प्ड ऑसिलेशन, और ए बी क्या है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में वो प्रूफ करने का मैथमेटिकल पार्ट पोर्शन था,
जिसमें हम लोगों ने अल्फा टर्म यूज किया था, ए एंड बी क्या थे, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। जब कभी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं? जितने पावर की इक्वेशन होती है, सेकंड पावर की है तो 2 आएंगे, 3 पावर की हो, थर्ड पावर की होगी तो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, फोर्थ पावर की होगी तो 4 आएगा, 1 पावर की होगी तो 1 आएगा। सो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अल्फा एक नंबर हम लोगों ने एज्यूम किया था और जिसकी वैल्यू बाद में कैलकुलेट की थी, और वो कैलकुलेशन से एक नंबर आया था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, माइनस गामा बाई 2 प्लस माइनस करके अंडर रूट में। उसको आपको याद रखना है, आप याद रख सकते हो, और डायरेक्टली आप सोल्यूशन भी याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। आपके एग्जाम को लेकर के इन केस यू रिमेंबर डायरेक्टली द केसेस एंड देयर सॉल्यूशंस, दैट्स ऑल। हाउ द प्रूफ इज कमिंग, दैट विल मे बी रिक्वायर्ड if there's a question coming in advanced level of difficult level का आएगा, तभी आपको जरूरत पड़ेगी। वो क्या सिग्निफाई करता है फाइनल सोल्यूशन में? आपको बताया था ना कि जो केसेस बताए थे, केस 1, केस 2, केस 3। केस 3 वाज इम्पोर्टेंट, so उसको हम लोगों ने डीप पे डिग किया था। उस पर फिर ए जो था उसको ए नॉट रिप्लेस कर दिया था, ए नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बता रहा था, और एक फाइव लेके आए थे, बी को हटा दिया था, फाइव लेकर के आए थे, फाइव फेज डिफरेंस बता रहा था। सिमिलरली ऊपर वाले केस 1, केस 2 पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे, लास्ट क्लास की मैं बात कर रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग, सो ए और बी को देखोगे, वो कांस्टेंट्स होते हैं ए एंड बी, और वो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। इनिशियल कंडीशन जैसे टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पर था, टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, ये इनिशियल कंडीशन है। बेस्ड ऑन दैट यू कैलकुलेट ए एंड बी, या फिर कोई और आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और अल्फा का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अल्फा इज जस्ट अ मैथमेटिकल टूल टू गेट द आंसर और टू सॉल्यूशन। अल्फा हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, इस पे वापस आ जाते हैं, फोर्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, और इस पे समझा देते हैं। इससे पहले आपने कुछ लिखा है फोर्स ऑसिलेशन में, इज इट लाइक दिस कि हम खुद ब्लॉक को होल्ड करके आगे पीछे मूव कराते हैं? यस, ये खुद आप कराते हो, या तो आप अपने हाथ से पकड़ के आगे पीछे कराओ, या फिर कोई मशीन लगा दो जो उस पे आगे पीछे कराए। सो दैट इज एक्सटर्नली ऑसिलेटेड, और जो आप ऑसिलेट कर रहे हो आगे पीछे, वो साइन और कॉस फंक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दैट मीन्स जितना आप आगे जाते हो उतना पीछे जाना है, सेम टाइम पीरियड फॉलो करना है, एम्पलीट्यूड फॉलो करना है, वो सारी चीजें। तो इसकी मोशन काफी कॉम्प्ली, और साथ ही साथ एक और फोर्स लग रहा है। कौन सा? सपोज कर लिए ब्लॉक आपके इधर जा रहा है, तो एक दूसरा फोर्स भी लग रहा है, विस्कस फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। सो इट इज एक्सपीरियंसिंग फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक फोर्स जो आप लगा रहे हो, दूसरा डैम्पिंग फोर्स लग रहा है जो कि वेलोसिटी के अगेंस्ट है, और अगर ये अपने मीन पोजीशन से आगे जा चुका है तो एक स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है। ये समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका एफ इक्वल टू एम ए लगाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैथमेटिकली सिंपल हो या मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स हो, वो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उससे हमारे सोल्यूशन पे फर्क पड़ता है, सोल्यूशन इजी आएगा, सोल्यूशन डिफिकल्ट आएगा, वो चलता है। सो बट अंडरस्टैंडिंग हमारी यही रहती है कि इस ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहा है। एक स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है जो कि इलोंगेशन कंप्रेशन के अकॉर्डिंग आता है, एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा है जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट आता है, और एक फोर्स आपने लगाया है जो इसको ऑसिलेट कराने के लिए फोर्स कर रहा है। इन सबको अगर एक साथ हैंडल करोगे तो फिर ये इक्वेशन बनेगी। अब इससे ये हमारी जो इक्वेशन आती है ना, अपने आप में कंप्लीट इक्वेशन है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारे लिए यूजेबल इक्वेशन नहीं है कि हम x की वैल्यू निकाल लें t की वैल्यू रख करके और समथिंग लाइक दैट। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फिर इससे क्या आंसर आता है, वो मैथ्स होती है। मैंने इसका आपको सोल्यूशन नहीं बताया क्योंकि आपको डैम्पिंग का सोल्यूशन समझने में काफी भारी गिरा है, ऐसा मेरे को फीलिंग है। तो इसका अगर हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत सारी मैथ्स अभी और सीखनी पड़ेगी। सो आप चाहेंगे तो जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे तो ये जो पेरी फेरी वाले टॉपिक्स हैं इनका हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे और डिटेल में बहुत सारी प्रॉब्लम भी कर लेंगे। तब तक आपका मैथ्स वाला पोर्शन हो चुका होगा, और वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का मैथ्स है जो आपके जेई लेवल का रहता है। सो अगर इसका कोई प्रूफ करता है, इसका सोल्यूशन निकालता है, तो सिंपल सोल्यूशन क्या निकल के आता है वो बताया था। एक्स की वैल्यू ए साइन या कॉस ओमेगा टी प्लस 5 आता है।
सोल्यूशन देखने में आपको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। ये वही सोल्यूशन दिख रहा है जो आप लोगों ने नेचुरल केस पे देखा है, लेकिन इसका ए वो ए नहीं है जो वहां पर कांस्टेंट वैल्यू हुआ करता था। यहाँ पर ए किस बात पे डिपेंड करेगा? ए इस बात पे डिपेंड करेगा जो आपने फोर्स लगाया है, वो फोर्स का ओमेगा कैसा है, उस फोर्स का एफ नॉट कैसा है, यानी फोर्स पर डिपेंड करेगा। और अगर ये फोर्स पर डिपेंड कर रहा है तो अपने को ए की वैल्यू पता चल जा रही है। ए आफ्टर आप देखोगे कि इसको सॉल्व करने से जो ए निकल के आएगा तो कुछ ऐसा आया था, एफ नॉट बाई एम डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर गामा ओमेगा का होल स्क्वायर। यहाँ पर उस कल माइनस साइन लगाया था, वो दिमाग में नहीं रहा, यहाँ पर प्लस साइन लगाने का। सो दिस इज अ माइनर करेक्शन दैट यू नीड टू मेक फर्स्ट। देयर हैज टू बी अ प्लस साइन। तो अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगा दे तो भी आपको समझ में आ जाता है कि वो प्लस होना पड़ेगा। क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म जीरो हो गया तो सेकंड टर्म नेगेटिव अंडर रूट में आ जाएगा, जो कि फिजिबल नहीं है। सो मेक दिस स्मॉल करेक्शन, उस माइनस को प्लस करना है, इसके लिए मैंने इसको रिवाइज करा दिया। सो आप पाओगे जो एम्पलीट्यूड है, हाँ, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इसका बिल्कुल नहीं है, और इससे पहले वाले का सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए मैंने बता दिया था। स्क्रीन शेयरिंग करने का जरूरत है क्या? कुछ प्रॉब्लम आ रही है? somebody said की कुछ प्रॉब्लम आ रही है? कोई बात नहीं, मैं रीशेयर कर देता हूँ। ओके, स्क्रीन वापस आ गया होगा। अभी अगर रिविजिबल हो जाए स्क्रीन तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हो गया होगा प्रोबेबली। सो एक तो ये माइनर करेक्शन आपने किया, माइनस को प्लस किया, एज पर द सोल्यूशन आता है। और दूसरा, इसका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो हम बाद में कर सकते हैं, क्योंकि उस पर थोड़ी सी ज्यादा मैथमेटिक्स आती है। हाँ, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि फोर्स्ड ऑसिलेशन का सोल्यूशन ये होता है। दूसरा, उसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होती है। तो ये एम्पलीट्यूड अगर आप याद रख लोगे तो माइनर क्वेश्चन जो आएगा वो आप डील कर ले जाओगे। और इसको हम लोग एक और चैप्टर आने वाला है जिसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट, एसी चैप्टर। एसी चैप्टर में इस इक्वेशन को फिर से रिविजिट करेंगे। फॉर्मेट यही होगा, लेटर्स बदले होंगे, डेरिवेशन में सोल्यूशन भी यही आएगा, एम्पलीट्यूड भी आएगा, और उसको और भी डीप पे पढ़ने वाले हैं। रेजोनेंस जो मैंने लास्ट में शॉर्ट में बताया था उसको वहां पे पढ़ने वाले हैं। रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में आप पाओगे कि ए की वैल्यू मैक्सिमम होती है। आप देखोगे, थोड़ा सा मैं ए के बारे में बोल देता हूँ क्योंकि ये लाइकली है एग्जाम में अगर यूज करता है फोर्स को। तो देखो यहाँ पर जो ए है ना, वो किस बात पर डिपेंड कर रहे हैं? ये एफ नॉट तो कांस्टेंट होगा, एम कांस्टेंट होगा, गामा कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, ओमेगा वेरिएबल है। सो दैट मीन्स जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है उस बात पर डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन दिस ओमेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये फोर्स्ड ऑसिलेशन में ए किस वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे ये ओमेगा पे डिपेंड करता है, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स जो इस पे दिख रही हैं। इसका मतलब है कि ये जो ए है कांस्टेंट नहीं है, अनलाइक द नेचुरल केस। तो अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो इसको प्लॉट करके देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये आपसे पूछ सकता है, या फिर कुछ ग्राफ देगा और बोलेगा बताइए कि ए का वेरिएशन ओमेगा के साथ कैसा दिखता है। तो जब आप ए का वेरिएशन ओमेगा के साथ प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास एक्सप्रेशन है, ओमेगा की वैल्यू को अलग अलग रखिए और चेक कीजिए कैसा होने वाला है। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है, अगर ये जो फर्स्ट टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहने वाला है अपने फ्यूचर में, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये मिनिमम तभी होगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ओमेगा जब ज्यादा बड़ा होगा तो आप पाओगे कि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा रहेगा, तो ए की वैल्यू छोटा रहेगी। या फिर ओमेगा की वैल्यू बहुत कम भी हो गई ओमेगा नॉट से, तब भी ए छोटा रहेगा। ओमेगा कब बढ़ेगा, सॉरी ए कब बढ़ेगा? जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट को टच कर रही होगी। सो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा जाता है। ये ग्राफ हम लोग याद रख सकते हैं, एटलीस्ट उसका
ट्रेंड याद रख सकते हैं कैसे जाता है। और ये जो मैक्सिमम ए आता है वो अप्रोक्सीमेटली उस ओमेगा के लिए आता है जब ये ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर हो रहा होता है। सो देन यू विल फाइंड कि ए की वैल्यू मैक्सिमम आती है। फिर क्या बोलेगा कि आपको 2-3 ग्राफ देकर कि कंपेयर कराएगा कि बताइए कौन से ग्राफ में हम क्या बोल सकते हैं। तो सपोज के लिए एक ये ग्राफ दिया गया और हम 1-2 ग्राफ इस पे और प्लॉट कर देते हैं। कुछ ग्राफ ऐसे बनाएगा। हाँ, इसको भी नोट में ऐड कर लीजिए, काम आएगा। और पूछ भी सकते हैं, सिंस वो ओपन कर दिया तो मैंने थोड़ा सा और बता दिया। ये तीनों ग्राफ ऐड कर सकते हो और सभी का अपना ए मैक्स उसके अपने अकॉर्डिंगली आएगा जो टॉप लेवल पर आएगा। इन सभी का जो पीक पॉइंट होता है वो ओमेगा नॉट के क्लोज होता है। अब इसको ओमेगा नॉट पकड़ के रखेंगे। ये जो जोन है ये वो जोन है जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से छोटी है, और ये जोन वो है जो जहां पर ओमेगा ओमेगा नॉट से बड़ा है। नाउ फिर किसी में शार्प एज जाएगी, शार्प पीक आएगी, किसी में मीडियम लेवल की आएगी, किसी में और भी ब्लंट टाइप की पीक आएगी। तो इन तीनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? अब देखो ना, आपके पास ए है, मैथ को रिलेट करने की कोशिश करनी है। ये एफ नॉट बाई एम है। हाँ, ये सिमेट्रिकली चलता है क्योंकि आपका ये जो एक्सप्रेशन है वो सिमेट्रिकल है। सो इट्स सिमेट्रिकल बोथ साइड। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस गामा ओमेगा का स्क्वायर। इस फंक्शन को यहाँ पे प्लॉट किया गया, दैट्स ऑल। तो इसको हम यहाँ पे प्लॉट करके दिखा रहे हैं कि कैसा दिखता है। सो दो तरह के इक्वेशन आप डील कर पाओगे कि कैसा दिखता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर बहुत सारे ग्राफ दिए होंगे तो उसमें डिफरेंसेस क्या है ना। ये जो ऊपर वाला ग्राफ है उसमें देखो पीक उसकी सबसे ज्यादा जा रही है, उसमें ए की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, मतलब मैक्सिमम में भी सबसे मैक्सिमम है तीनों ग्राफ में से। वो तभी हुआ होगा जब आप पाओगे कि ये वाला टर्म, गामा वाला टर्म जो रहा होगा वो छोटा रहा होगा। गामा वाला टर्म छोटा रहा होगा, इसका मतलब गामा की वैल्यू छोटी रही होगी, यानी डैम्पिंग कम रही होगी। सो दिस इज फॉर लीस्ट डैम्पिंग या लो डैम्पिंग। और ये जो मिडिल वाला ग्राफ है ये मिडिल डैम्पिंग के लिए, मिडिल लेवल की डैम्पिंग हो रही होगी तो। और ये जो लास्ट वाला ग्राफ है ये अंडर डैम्पिंग को लेकर के या फिर लो डैम्पिंग को लेकर के, सॉरी हाई डैम्पिंग को लेकर के लो ऊपर हो गया, क्योंकि अगर गामा ज्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड की ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो ये हाई डैम्पिंग की है। ये एज ए क्वेश्चन या एज एग्जांपल या एज ए नोट आप उसको नोट कर सकते हो कि अगर ऐसे ग्राफ्स दिए हो तो हम ग्राफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैक्सिमा कब अचीव होता है? जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट का क्लोज क्लोज होती है। लो डैम्पिंग में ज्यादा शार्प पीक आती है, मिडिल डैम्पिंग में बीच में रहता है, हाई डैम्पिंग में जो पीक आती है वो कम आती है। तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं ये कितना स्प्रेड है, पीक आती है। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, आगे चल करके भी पढ़ेंगे। क्वालिटी फैक्टर नाम से जाना जाता है। तो ये अगर आपने नोट कर लिया तो क्वालिटी फैक्टर के बारे में मैं एक आइडिया दे देता हूँ। इसी ग्राफ को अगर मैं रीड्रॉ करूं और थोड़ा एक ग्राफ के डिटेल्स के जानने की कोशिश करूं तो कैसे ग्राफ के डिटेल्स दिखने वाले हैं। लास्ट स्लाइड आपको चाहिए? ठीक है, मैं आपको लास्ट स्लाइड दिखा देता हूँ, इसको कॉपी कर लीजिए। और अगर आपको समझा ना हो लो डैम्पिंग, हाई डैम्पिंग, मिडिल डैम्पिंग, तो मैं बता सकता हूँ। इस फॉर्मूले को देखिए, गामा डैम्पिंग है। गामा की वैल्यू इन जनरल ए को इन्फ्लुएंस करेगी, और गामा अगर बड़ा होगा ए छोटा हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हम ग्राफ को नाम दे देते हैं। ओके, अगर आपने कॉपी कर लिया तो अब एक ग्राफ को और डिटेल में, सेम ग्राफ को मैं फिर से प्लॉट करने वाला हूँ। अब मल्टीपल ग्राफ एक साथ नहीं बल्कि एक ग्राफ को देखने वाले हैं। तो सपोज कर लीजिए एक ग्राफ हमारा ऐसा बनता है, ये सिमेट्रिकल ही रहेगा। सो यू विल फाइंड कि ये जो मैक्सिमा मिल रहा है वो ओमेगा नॉट पे मिल रहा है।
और ये जो वैल्यू है वो ए मैक्स है। ए मैक्स कितना आएगा वो भी निकाल सकते हैं, तो आप ए मैक्स के लिए भी एक्सप्रेशन देख सकते हो। ए मैक्स विल बी अचीव्ड व्हेन ओमेगा इज टेंडिंग टू ओमेगा नॉट। सो इसको ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर देते हैं। सो ए मैक्स विल बिकम एफ नॉट बाई एम, दैट इज अ नंबर गिवन टू यू अंडर रूट, पहला वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, सेकेंड वाला आएगा गामा ओमेगा नॉट का स्क्वायर। बेसिकली ए मैक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आपको पता चल जा रही है एफ नॉट डिवाइड बाई एम गामा ओमेगा नॉट, एम गामा ओमेगा नॉट। इफ यू रिमेम्बर गामा क्या हुआ करता था, तो अपना काम हो जाएगा। गामा की वैल्यू हम लोग बी बाई एम बोला करते थे, तो अगर ये गामा था तो एम गामा को मिलाकर के बी बन जाता, तो ये बेसिकली एफ नॉट डिवाइड बाई बी ओमेगा नॉट के बराबर है। आप चाहो तो ओमेगा नॉट की वैल्यू अंडर रूट के बाई एम भी रख सकते हो। तो ये मैक्स वैल्यू पता चल जाती है कि कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा। ओमेगा नॉट वो ओमेगा रहेगा ना, हाँ ओमेगा को हम ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर रहे हैं कि मैक्सिमा कब अचीव होता है, जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट हो जाती है। ओमेगा देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पर ओमेगा इज अ वेरिएबल, ओमेगा नॉट इज अ नंबर। सो ओमेगा इज अ वेरिएबल, ओमेगा नॉट इज अ नंबर। जब वेरिएबल की वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर होती है उस समय ये मैक्सिमा को अचीव करता है, क्लोज टू दैट। सो उसके लिए हमने यहाँ पर भी फर्स्ट वाले टर्म में दोनों को बराबर कर दिया तो वो 0 हो गया, सेकंड वाले टर्म में ओमेगा को ओमेगा नॉट रख दिया, तो ये मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हो सकता है कि किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू इन केस ऑफ फोर्स्ड रेजोनेंस और फोर्स्ड ऑसिलेशन केस। और ये जो कंडीशन होती है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, इसको रेजोनेंस कंडीशन भी कहते हैं, ये रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा ए मैक्स की वैल्यू इतनी आती है। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो कि इसी एक इंटरप्रिटेशन से निकाला जा रहा है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट चलता है, उसके बारे में अगर मैं बात करता, ये ए मैक्स है, कहीं ना कहीं आप के पास ए मैक्स बाई 2 भी होगा, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड अगर जहां पर होगा तो वहां पर अगर आप एक लाइन को अगर इस तरह से बनाते हैं तो ये लाइन इसको दो पार्ट पे कट करेगी, दो पॉइंट्स पे कट करने वाली है। यानी कि ऐसा दो ओमेगा एग्जिस्ट कर रहे होंगे जिस पर इसका हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड मिलने वाला है। इन फैक्ट न केवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, कोई भी एम्पलीट्यूड जो कि मैक्सिमम से कम है उसके लिए हमको दो ओमेगा मिलते हैं। इसका मतलब दो ओमेगा पर हमको सेम एम्पलीट्यूड अचीव होता है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन थी, स्क्वायर था। सो ओमेगा की दो वैल्यूज पर सेम एम्पलीट्यूड मिलता है। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके लिए रेडी है। अच्छा, अगर हम इसको फर्स्ट वाले को ओमेगा 1 बोलते हैं, दूसरे को ओमेगा 2 बोलते हैं। सो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन की, जिसके लिए हमको हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड अचीव हो सकता है या फिर अचीव होगा, ऐसा बोलने का। सो दो फ्रीक्वेंसीज के लिए हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड अचीव होगा। सो इसके बाद में अगर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। बेसिकली ये गैप, ये जो गैप है वो डेल्टा ओमेगा को, इसको हम बोल सकते हैं कि दैट इज डेल्टा ओमेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया गया, कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड में जो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी हमको फोर्स्ड ऑसिलेशंस की, उनका डिफरेंस, दैट इज डेल्टा ओमेगा। और एक टर्म हमारे पास ओमेगा नॉट है जो कि उसके मिडिल पे लाई कर रहा है, आप पाएंगे कि वो एग्जैक्टली मिडिल पे लाई करेगा, तो ओमेगा नॉट इज अ मिडिल। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है वो बराबर होते हैं। आप में से अभी किसी ने पूछा कि क्या ये सिमेट्रिकल होता है, यस ये सिमेट्रिकल होता है, तो दोनों साइड की वैल्यूज बराबर चलती है। और इसके बाद में एक टर्म आप डिफाइन करोगे कि इन दोनों का जो रेशियो होता है डेल्टा ओमेगा और ओमेगा नॉट, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। आपने लिखा हुआ इज मैक्स पीक ऑफ मिडिल डैम्पिंग, ये कोई भी हो, चाहे वो मिडिल का हो या फिर स्मॉल डैम्पिंग का हो या फिर हाई डैम्पिंग का हो, सभी के लिए ये हम लोग यूज कर रहे हैं।
जब हमको रिलेटिवली तीनों ग्राफ देगा तो हम बताएंगे कि कौन सा लो है, कौन सा हाई है, कौन सा मिडिल है। और फिर आप कोई भी कैच कर रहे होगे तो सभी के लिए यही हमको स्टडी करना है। तो इंडिविजुअल में आप इसको कोई भी कैटेगरी का ले सकते हो। तो पॉइंट इज कि वो लो मिडिल हाई हम रिलेटिवली बात करते हैं। रिलेटिवली का मतलब हुआ जब दोनों तीनों आपको दिखाया जाएगा। एनीवे ये जो नंबर है डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं और दैट्स कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। अलग ये सब हम आपको बाद में बताने वाले थे, बट सिंस वो करेक्शन की जरूरत दिख गई तो फिर ये भी एक साथ पढ़ लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। सो क्वालिटी फैक्टर अगर कभी आपसे पूछता है कि व्हाट इज अ क्वालिटी फैक्टर, तो आप बोलोगे कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड को अचीव करने के लिए जो दो फ्रीक्वेंसीज आती हैं उनका गैप और नेचुरल फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। सो या फिर क्यू फैक्टर, कई बार इसको क्यू फैक्टर भी बोलते हैं, और क्यू वैल्यू, कई सारे इसके नाम बोल देते हैं। सो क्यू वैल्यू, क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो इसको हम यहाँ से बता सकते हैं। ग्राफ दिया होगा एग्जाम में ग्राफ दे सकता है आपको, और ये वैल्यूज दे सकता है। सपोज के लिए इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, इसकी भी वैल्यू दे दी, आपसे बोलता है क्यू वैल्यू बताइए। तो अपने को क्या करने का कि इनका इनका डिफरेंस कैलकुलेट करने का और इस वैल्यू से डिवाइड कर देने का। ये आपको बताएगा ये कितना शार्पनेस है, कितना ब्लंट है। तो इसको यूज होता है कंपेयर करने के लिए। अगर ये शार्प पीक जा रहा होगा, ऐसा जा रहा होगा, तो आप देखोगे ये जो गैप है वो कम हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा इस तरह से फैला होगा तो फिर ये गैप बढ़ जाएगा। गैप बढ़ जाएगा तो क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको अगर लिखना है सो इस तरह से लिख सकते हैं। मैथमेटिकली मैं भी लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट लाइन पर। Q value is equal to delta omega divided by omega naught. Quality factor is the ratio of, ये रेशियो है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। आपसे भी पूछ सकता है कि इसकी डायमेंशन बताइए, तो उसका भी ख्याल रखना है। इज a ratio or is the ratio of gap in frequencies for half of amplitude and natural frequency. So gap in frequency for half of amplitude and natural frequency, इनका जो रेशियो होता है that is known as quality factor. क्यों डिफाइन करते हैं, क्या पर्पस होता है, उसके बारे में भी मैं एक छोटा सा पॉइंट बोल देता हूँ। It is used to measure sharpness of A versus omega graph. तो A वर्सेस ओमेगा ग्राफ है वो कितना शार्प बन रहा है, उस शार्पनेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और यही आपने अभी समझा कि अगर डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कम होगी इसका मतलब वो ज्यादा शार्प है, और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो कम शार्प है। शार्प का मतलब है कि ये तीनों को आप कंपेयर करके देखो, वहां से आपको पता चल जाएगा। सो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और ये बता सकते हैं कौन कितना जा रहा है। और भी कुछ केसेस होते हैं जिसमें ये काफी इनफाइनाइट तक सीधा चला जाता है, तो बहुत ज्यादा लो डैम्पिंग का होगा। और ये जो कंडीशन है वो रेजोनेंस कंडीशन है, ये भी आपको याद रखना है कि ये पर्टिकुलर कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन है। एनीवे सो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। शार्पनेस को मेजर करने के लिए क्या होता है, गैप और नेचुरल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो होता है। और हाँ, विदाउट डैम्पिंग क्या होगा, बहुत सही पॉइंट आपने बोला। और
विदाउट डैम्पिंग अगर हुआ तो क्या होगा? विदाउट डैम्पिंग में आप देखोगे कि ये वाला जो टर्म हो गया वो 0 हो चुका होगा। तो उसका भी ग्राफ मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अलग से बना देता हूँ। वो भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर एटलीस्ट आपको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। विदाउट डैम्पिंग कैसा नजर आएगा? तो विदाउट डैम्पिंग के लिए जो गामा वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो ओमेगा जब ओमेगा नॉट के बराबर होगा तो ये इनफाइनाइट को जा रहा होगा, ऐसा जाएगा। ये ओमेगा नॉट है और ये विदाउट डैम्पिंग है। यानी ए की जो वैल्यू आएगी विदाउट डैम्पिंग में क्या बनेगी? क्या इसकी वैल्यू बनेगी? एफ नॉट बाई एम डिवाइड बाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्योंकि गामा को टर्म को 0 कर दोगे, जैसे ही आपका गामा 0 होता है तो अंडर रूट में केवल इसी का स्क्वायर बचेगा, फिर अंडर रूट भी गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा। और ओमेगा ओमेगा नॉट को अगर आप टेंड करवाओगे ओमेगा टेंडिंग टू ओमेगा नॉट, then you'll find a will tend to infinite. So this is for without damping case when gamma is 0, that is without damping. So ग्राफ देकर के आपसे पूछ सकता है। तो आप देखोगे ना, जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया ये सारा कुछ उस एक एक्सप्रेशन से लिंक है कि एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है। और ये यहाँ पर स्टार्ट किया था कि इसी का इंटरप्रिटेशन चला कि इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे ग्राफिकली दिखा सकते हैं, कब इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, विदाउट डैम्पिंग में कैसा दिखेगा, और वेरियस केसेस की ओमेगा की वैल्यूज के लिए कैसे रिलेटिवली कंपेयर किया जाएगा, उसके एक्सप्लेनेशन है या उसके इंटरप्रिटेशन है। और अगर आपको ये एक बार भी समझ में आ गया, सो अब अगर फोर्स्ड ऑसिलेशन से पूछेगा तो इन्हीं पॉइंट्स के अंदर ही रहेगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। अगर ए मैक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट सो विदाउट डैम्पिंग, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, बोथ वे बोल सकते हो, मैथ्स है। टू तो फॉर जीरो डैम्पिंग इट विल बी स्ट्रेट लाइन, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। नो नो, ये देखो ग्राफ कैसे जा रहा है, इक्वेशन कैसे बन रही है। ये 1/ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर है, सो इट वोंट बी अ straight line, it will be a curve similarly but going high for a max value. आपने लिखा but even in idealistic situation is not equal to infinity. हाँ idealist a infinite idealistic मतलब क्या होता है? theoretical होता है, तो theoretically तो हम बोल ही सकते हैं। प्रैक्टिकल कंडीशन में आएंगे तो फिर इनफाइनाइट बनाना बहुत मुश्किल होता है, और नो मैटर कैसी सिचुएशन आप क्रिएट करें, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ना वो प्रैक्टिकली कम ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उनको हम लोग थ्योरेटिकली ज्यादा पढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम वाला ग्राफ कैसे होगा? अब देखो कि ये टाइम से डिपेंड नहीं कर रहा है। एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट इज डिपेंडेंट ऑन ओमेगा। सो इसका टाइम से कोई कनेक्शन नहीं है। टाइम से कनेक्शन कब आएगा? जब ओमेगा टाइम का फंक्शन आएगा। तो अभी इसका टाइम से कोई कनेक्शन नहीं है। If we do it in space, then space means you mean to say free space। अब कहीं भी इसको सॉल्व करो, इसमें हम लोग ग्रेविटी को यूज ही नहीं कर रहे। यू सी द इक्वेशंस, क्या इसमें कहीं ग्रेविटी आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, ग्रेविटी नहीं आ रहा है। सो नो मैटर आप ग्रेविटी फ्री स्पेस पे वर्क करते हो या फिर ग्रेविटी पे करते हो, यही रहेगा। फिर मोशन कैसा होगा? देखिएगा ना, आपको इक्वेशन समझना है और मिक्स करने से प्रॉब्लम होती है। ये इक्वेशन है, ये मोशन कराएगा। इसमें जो ए है उसका टाइम से कोई कनेक्शन नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ए इज एम्पलीट्यूड, इसका टाइम से कोई कनेक्शन नहीं। इससे पहले आपने जो नॉर्मल केसेस किए थे उसमें भी एम्पलीट्यूड आपका टाइम पे डिपेंड नहीं करता था, डैम्पिंग में डिपेंड किया था, फोर्स्ड में नहीं। ये कल मैंने बताया भी था आपको, फोर्स्ड में नहीं, बिकॉज यहाँ पर आप फोर्स लगा करके उसको फोर्सफुली चला रहे हो, तो उसको डैम्प होना मतलब उसके डैम्पिंग की वजह से जो एम्पलीट्यूड कम हो रहा था उसको आप कंपनसेट कर रहे हो। सो ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, A depends on omega. How it depends on omega, that's what we are discussing. So ये आपको समझ में आ गया होगा। मोर देन रिक्वायर्ड टाइम हम लोगों ने दे दिया इसको। इसमें एरिया का कुछ रोल है क्या? एरिया बोले तो
ये तो जनरल है किसी के लिए, वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तो मैंने आपको जस्ट एन एग्जांपल बोला, इसमें आप पेंडुलम भी यूज कर सकते हो, इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो, दिस इज फॉर एनी ऑसिलेशन। सो एरिया आप देखो फोर्सेस वगैरह यूज किए हैं। अच्छा, ग्राफ के एरिया की आप बात कर रहे हो, ओके। ग्राफ के एरिया निकालना होगा तो फिर इंटीग्रेशन हम ए डी ओमेगा करेंगे। आपको ए डी ओमेगा करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, ए डी ओमेगा। ये कोई क्वांटिटी लगती है आपको? अभी तो नहीं लग रही है, आएगी कभी तो बता देंगे, ठीक है, चलेगा। इसके बाद हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम पर आते हैं। तो क्या होता है ना कि हर एक चीज का सिग्निफिकेंस नहीं होता है, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि किसका सिग्निफिकेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। एक डाउट था, ए वर्सेस वी सिंपल एसएचएम वाला ग्राफ बताओ ना प्लीज। हाँ बिल्कुल, हम सिंपल एसएचएम के अभी एक दो माइनर पॉइंट्स हैं, उनको और भी कवर कर लेंगे। जस्ट फिनिशिंग दिस सुपरपोजिशन वाला पार्ट। सो एक ही ग्राफ है और जो आपको नोट्स में दिया गया है, और भी एक दो माइनर पॉइंट्स मेरे को बताने हैं, जैसे कि दो ब्लॉक को आप अगर स्प्रिंग से कनेक्ट करते हो तो एसएचएम कैसे बनता है, उनके बारे में हम लोग ऐसे वेव स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग सुपर पोजिशन को देख लेते हैं। हाँ, अभी हम लोग सुपर पोजिशन को कंप्लीट कर लेते हैं। सुपर पोजिशन और वेक्टर एडिशन, हाँ इसको सही से समझिए वंस एंड फॉर ऑल, अगर लास्ट क्लास में नहीं समझाए तो। एंड फिर इसके बाद जो माइनर पॉइंट्स उनको भी कवर कर लेंगे। सुपर पोजिशन ऑफ टू और मोर एसएचएम्स, टू और मोर एसएचएम्स, या फिर कुछ और भी हेडिंग दिया होगा, मीनिंग एक ही है, एक से ज्यादा एसएचएम्स चल रहे हैं और उनको आपको सुपरपोज करना है। पहली बात तो ये समझते हैं कि सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है। सुपरपोजिशन का मतलब होता है वेक्टोरियली एडिशन। सो अगर हमारे पास वैल्यूज हैं, क्वांटिटीज हैं और उनको हम ऐड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे दैट इज अ सुपरपोजिशन। जैसे कि अगर एक एसएचएम x1 है, दूसरी एसएचएम x2 है, या फिर ऐसा बोल लीजिए x1, और भी जनरल वे पे बताएं तो ऐसा हो सकता है कि एक हमारे पास R1 है, R1 कुछ किसी एक डायरेक्शन में चल रही होगी, दूसरा किसी R2 डायरेक्शन में चल रही होगी, तो रिजल्टेंट क्या होता है, R होता है। सो जब कभी हम क्वांटिटीज को ऐड करते हैं वेक्टोरियली तो उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन चल रहा है। जैसे सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड्स, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, जो हम जो एफबीडी बना करके फोर्सेस को सॉल्व कर रहे होते हैं, बेसिकली हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस कर रहे होते हैं। थोड़ा सा और बोल देता है, जैसे ये बॉडी है, आपने एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, और इनको हम लोग हैंडल करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस कर रहे होते हैं। उसको हम पिक्चर के वे पे कर सकते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वे पे कर सकते हैं, लिख करके भी कर सकते हैं और समझा करके लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। सो दे आर सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। सिमिलरली यहाँ पर सुपर पोजिशन ऑफ हमें एसएचएम करना है। अब अपने को अगर दो एसएचएम है तो एक पहले का पोजीशन पता होना चाहिए वेक्टर फॉर्म में, सेकंड का पता होना चाहिए, दोनों को वेक्टोरली ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट मोशन पता चल जाएगी। जब दो या दो से अधिक एसएचएम्स को हम लोग ऐड करते हैं, रिजल्टेंट एसएचएम हो सकता है, रिजल्टेंट एसएचएम नहीं भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स कि उनके और भी प्रॉपर्टीज क्या हैं। सो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम मे बी एसएचएम और मे नॉट बी एसएचएम इन नटसेल और इन एज अ रिजल्टेंट। सो उसके लिए सिंपलेस्ट केस हम लोगों ने पिक किया था, ये तो हो गया सुपरपोजिशन। सिंपलेस्ट केस क्या था कि अगर हमारी एक डायरेक्शन में चल रही है और सेम फ्रीक्वेंसी से, सो अगर सेम फ्रीक्वेंसी है दैट मीन्स ओमेगा बराबर है, और अलोंग सेम डायरेक्शन है, अलोंग सेम डायरेक्शन दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन का नाम कुछ भी ले लो। हाँ अभी हम लोग देखेंगे कब नहीं आएगा, सो यू विल फाइंड कि सभी के एग्जांपल्स आ जाएंगे। तो सेम फ्रीक्वेंसी और अलोंग सेम डायरेक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ और बातें बता देते हैं जिस पर क्वेश्चन आते हैं और आप मेरे को आपको हो सकता है कि अभी उतना कॉन्फिडेंस ना हो। लेट्स हमारे पास एक एसएचएम ये है,
x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t प्लस phi 1। और जनरली आपको जो मिलेगा वो सेम फ्रीक्वेंसी का मिलेगा, तो ओमेगा टी प्लस phi 1 ही बोल सकते हैं। और अगर x2 हमारे पास है a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi 2। सो ऐसे दो SHM है, और भी कई सारे दिए जा सकते हैं। जनरली आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस। तो जब फेज डिफरेंस पूछेगा तो अपने को क्या करना है, हमको पता है कि ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज है। सो पहला फेज दूसरा फेज, फेज डिफरेंस मतलब दोनों का डिफरेंस, एज सिंपल एज एनीथिंग। सो अपने को क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर दोनों में ओमेगा टी चल रहा है, यानी ये दोनों में बराबर है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये अलग है, इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो जब कभी हम लोग फेज डिफरेंस की बात करते हैं, फेज डिफरेंस काफी पॉपुलर टर्म है, तो फेज डिफरेंस का मतलब होगा phi 1 माइनस phi 2 या फिर phi 2 माइनस phi 1। आप कुछ भी लिखो चलेगा, क्योंकि वो डिफरेंस है, और डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलता है। सो फेज डिफरेंस का एम्पलीट्यूड से कोई कनेक्शन नहीं है। फेज डिफरेंस का एम्पलीट्यूड से कोई कनेक्शन नहीं है। एम्पलीट्यूड कैन बी डिफरेंट, कैन बी सेम। फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको बस फेजेस का डिफरेंस निकालना है। और फेज क्या होता है, जो साइन और कॉस के अंदर लिखा गया स्टेप होता है, वो फेज होता है। गॉट टू नो। और उन दोनों को डिफरेंस कर देते हैं। तो अपने लिए मैटर क्या करता है ना, जब हम दो SHM ले रहे होते हैं, तो अपने लिए मैटर करता है कि उनके एम्पलीट्यूड्स क्या हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, और उन दोनों में फेज डिफरेंस क्या है। तो सिंस हमारे लिए फेज डिफरेंस मैटर करता है, तो हम लॉजिकली एक को 0 मान सकते हैं और दूसरे को 5 मान सकते हैं। एक को 0 मानेंगे, दूसरे को 5 मानेंगे, तो तब भी फेज डिफरेंस वही रहेगा जो phi 1 और phi 2 से आ रहा था। तो अगर हमारा ये फेज डिफरेंस 5 था, तो इस फेज डिफरेंस 5 को हम 0 और 5 ले सकते हैं, या फिर phi 1 और phi 2 ले सकते हैं। इसीलिए लास्ट क्लास हम लोगों ने ऐसा लिया था कि एक हमारा SHM ये है a1 साइन ओमेगा टी, एक दूसरा ये है x2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi। फेज डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। तो इसका ये नंबर है। फेज डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो आपको दो को डिफरेंस करना है, दैट्स ऑल। और जो भी ऑप्शन दिया गया होगा उस ऑप्शन को मार्क करना है। दोनों ऑप्शन दिए होंगे तो दोनों को मार्क करना है। सो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो इसका मतलब जब कभी आपको दो SHM कंसीडर करनी हो, तो एक आप ओमेगा टी ले लीजिए और दूसरा ओमेगा टी प्लस phi ले लीजिए। ये जनरल एक्सप्रेशन हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग phi 1 एंड phi 2, क्योंकि उसमें फिर आपके वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं और फिर उसको हैंडल करना पड़ेगा एक अलग इक्वेशन बना करके। एनीवे, सो हमारे पास अगर ये इक्वेशन, ये दो SHM है जो एक ही पार्टिकल से करवाई जा रही हैं, तो वो पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा। तो आप बोलोगे कि उसका जो सुपर पोजिशन आएगा नट सेल में, वो x आएगा, x की वैल्यू आएगी x1 प्लस x2। ये सुपर पोजिशन होगा, ये फिर रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट मोशन ऐसे आने वाला है। उसको जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा, इसकी वैल्यू से रख देंगे a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi। अब ये जिस फॉर्मेट में लिखा है ना, इस फॉर्मेट में हम लोग डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते कि SHM है, क्योंकि अपने को एक फॉर्मेट पता होता है। तो फिर मैंने आपको ये बताया लास्ट क्लास में कि जब कभी साइन ओमेगा टी प्लस सम नंबर या कॉस ओमेगा टी आए, यानी ओमेगा टी अपने आप को रिपीट करे साइन और कॉस के साथ, फिर कोई एडिशन में नंबर चले तो चलता है। इस तरह के साइनोसॉइडल फंक्शंस का जो रिजल्टेंट आता है ना, उस रिजल्टेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह कोई और टर्म यूज कर सकते हैं, डेल। सो दीज कैन बी एडेड डायरेक्टली लाइक दिस। ये साइनोसॉइडल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज होती हैं। और अगर हमने इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो देखो अपने लिए कितना फायदा हो गया कि व्हाट द बेनिफिट इज दिस, कि अब इनको हम अलग अलग टर्म की बजाय ना दे करके हम एक टर्म में इसको स्टडी कर सकते हैं। और ऐसा हम कभी भी कर सकते हैं जब कभी साइन के फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हो या कॉस के फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हो, और साथ ही साथ क्या हो, उनके ओमेगा टी बराबर चल रहे हो। लेकिन अगर हमने ऐसा कन्वर्ट कर लिया तो ये हमारे लिए आंसर बन गया।
यानी फाइनल मोशन हमको पता चल गई। लेकिन हम लोग जानते हैं ये तो एसएचएम है, एसएचएम की इक्वेशन यही होती है। इसका मतलब जो फाइनल मोशन है वो क्या बन जा रही है, एसएचएम बन जा रही है। दैट मींस रिजल्टेंट ऑफ टू एसएचएम having same frequency in the a particular direction leads to another SHM। अच्छा, अब ये इसमें जो मैंने इसको बनाया है, इसमें दो अननोन मैंने डाल दिए हैं, एक तो ए और एक डेल। अब इन ए डेल की वैल्यू क्या होती है, इसको मैंने लास्ट क्लास में डायरेक्टली बोल दिया था। अब इसको हम प्रूफ करके आपको बता देंगे। ए की जो वैल्यू होती है वो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos फाई होती है। फाई फाई इज अ फेज डिफरेंस, सो फेज डिफरेंस निकालेंगे और इसको ए कैलकुलेट कर लेंगे। व्हाट अबाउट डेल, टेन डेल की वैल्यू आपको बताया था, इट वाज a2 sin फाई डिवाइड बाई a1 प्लस a2 cos फाई। इसका प्रूफ सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है, तो हम लोग देख लेंगे और प्रूफ के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैंने दो एसएचएम्स पकड़े हैं, आपको 3 एसएचएम दे सकता है, 4 एसएचएम दे सकता है, एन नंबर ऑफ एसएचएम दे सकता है, और बोल सकता है कि बताइए कि फाइनल आंसर क्या आएगा। तो फाइनल आंसर इसके फॉर्म में पूछ सकता है आइदर, और ए की वैल्यू पूछेगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताइए, तो हम बता सकते हैं। सो ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उसको अभी तक रिवाइज किया हुआ है। अब मैं पहले इस पर बेस एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए, उसका आंसर दीजिए, फिर ये कैसे आता है वो मैं बताता हूँ। अभी आपको ये समझना बाकी है कि फ्रॉम हेयर हाउ वी कैन राइट दिस एंड हाउ वी आर गेटिंग दीज वैल्यूज। ठीक है, सो लॉजिक आप समझ में आया। ये वेक्टर एडिशन है, इसलिए लोग इसको वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। तो वेक्टर के रिजल्ट्स चल रहे होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और आपको आंसर करना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलेगा, फाइंड resultant amplitude due to superposition of following SHMs। आपको कुछ SHMs दे रहे हैं, अभी हम दो ही दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने दो के लिए पढ़ा है। एक x1 है, x1 की वैल्यू है लेट्स से 2a0 sin ओमेगा t। x2 है a0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 3। ये दो SHM आपको दे रखा है और आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दिस एसएचएम। तो इसमें वो काफी कुछ एज्यूम करके चल रहा है और काफी कुछ आपको बता रहा है कि इनको जब आप सुपरपोजिशन करेंगे तो आपको एक नया एसएचएम मिलेगा। उस नए एसएचएम में, रिजल्टेंट एसएचएम में एम्पलीट्यूड कितना होगा वो बताइए। एग्जैक्टली द थिंग दैट वी हैव जस्ट फिनिश्ड। ट्राई कीजिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। आप जरूर निकाल सकते हैं, आई एम होपफुल। वेल तो आप फॉर्मूला को फॉलो कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो वेक्टर्स में, बस रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट बदला हुआ है। ओके, सभी कह के आंसर आ रहा तो मोस्ट लाइकली करेक्ट होने वाला है। आप पहले a1 को आइडेंटिफाई करोगे, a1 कितना है, ट्वाइस a0। फिर a2 को आइडेंटिफाई करोगे, कितना है, a0। फिर 5 को आइडेंटिफाई करोगे, कितना है, पाई बाई 3। फिर आपको पता होता है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos फाई।
के बराबर होता है। ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a1 स्क्वायर दैट इज 4a नॉट स्क्वायर, a2 स्क्वायर दैट इज a नॉट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4a नॉट इंटू a नॉट इंटू cos pi by 3. cos pi 3 इज a cos 60. सो यहाँ पे गैदर कर लीजिए, cos 60 हाफ हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 4 नहीं ये 2 आएगा क्योंकि स्क्वायर नहीं किया था। सो 2 इंटू 2 था, 102 कैंसिल होगा, 2 प्लस 4 6 एंड 7, ये बनेगा 7 a नॉट स्क्वायर। ए की जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 7 a नॉट, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा। इसका मतलब कि इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, रिलेट करने की। तो एक फोर्स इसको 2 a नॉट से चलाना चाह रहा था, दूसरा फोर्स इसको a नॉट से चलाना चाह रहा था, लेकिन जब दोनों को एक साथ लगाया तो ये रूट 7 a नॉट के एम्पलीट्यूड से चलने वाला है। एम्पलीट्यूड इस तरह से SHM का जाएगा, आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को इमेजिन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर एक फोर्स इसको 2 a नॉट से चलाना चाह रहा है, दूसरा a नॉट एम्पलीट्यूड से चलाना चाह रहा है, तो रिजल्टेंट 3 a नॉट हो जाएगा। नो, दे डोंट फॉलो लाइक दिस कि मतलब उनके एम्पलीट्यूड से ऐड अप हो जाएं, रादर दे फॉलो दिस सुपरपोजिशन x1 प्लस x2, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये रिलेशन आता है जो एम्पलीट्यूड को डिटरमाइन कर रहा होता है। निकाल सकते हैं। और अगर इसकी इक्वेशन बनानी होगी तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, x इज इक्वल टू रूट 7 a नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल। अब ये डेल निकालने की भी अगर जरूरत पड़ती है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 10 डेल इज इक्वल टू a2 sin phi डिवाइड बाई a1 प्लस a2 cos phi। सो अगर कभी इक्वेशन दे दे कि कौन सी इक्वेशन वैलिड होगी, तो पहले इसका हम एम्पलीट्यूड चेक करेंगे, फिर इसका डेल चेक करेंगे, दोनों निकाल करके रख देंगे, अपने आंसर पता चल जाएगा। सो हम सुपरपोजिशन से बता सकते हैं कि कितना उसका फाइनल रिजल्टेंट एक्सप्रेशन बनने वाला है, और एम्पलीट्यूड बनने वाला है, और फेज डिफरेंस बनने वाला है। ठीक। अच्छा, आपसे अगर पूछता है कि जो पहले वाला है और ये जो लास्ट वाला है, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस डेल्टा का है, डेल का है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सेकेंड का रिजल्टेंट के साथ फेज डिफरेंस कितना जा रहा है, तो सेकेंड का रिजल्टेंट के साथ जो फेज डिफरेंस होगा वो एक अलग होगा। वो कितना होगा, वो पाई बाई 3 माइनस डेल होगा, या फिर डेल माइनस पाई बाई 3 होगा। तो जैसा मैंने बताया, फेज डिफरेंस निकालने के लिए दोनों के फेजेस का डिफरेंस निकालो, वो दो के केस का फेज डिफरेंस आता है। तो जब कभी हम फेज डिफरेंस बात करेंगे तो दो क्लियर करेंगे किसके किसके बीच का फेज डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो बताया गया डेल वो किससे है, वो x1 से, ना कि x2 से। ओके, अब इसको कैसे हैंडल करते हैं वो मैं बताता आपको। अगर दो से ज्यादा आएंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इनको वेक्टर जैसा यूज करते हैं। जैसे हमारे पास ये था, ये ध्यान से सुन लेने का काम हो जाएगा, और एसी चैप्टर में भी इसका बहुत बड़ा यूज आने वाला है। हाँ, ओमेगा सेम रहने का, ओमेगा सेम रहने का तभी ये एसएचएम हो रहा है। ओमेगा बदल गया तो फिर ये एसएचएम नहीं होगा, वो दूसरे केस में चला जाएगा। हम लोगों ने ये केस डाला है, क्या डाला है, सेम फ्रीक्वेंसी एंड अलोंग पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, उसके बारे में बात होगी। तो ओमेगा सेम होने का, सपोज कर लिए इसी को हम लोग थोड़ा सा ब्रॉडर डीपर सेंस में ले जाते हैं। x1 ये है, x2 हमने लिखा a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, इसके बाद में अब इसको हमको सॉल्व करना होता है। तो टेक्निक क्या है, टेक्निक है जिसको हम फेजर कहते हैं। उस पे आप ये जो साइन ओमेगा टी है, इसको अगर आप डायरेक्शन से लिंक करो, इनफैक्ट ये ओमेगा टी को एंगल से लिंक करो, ये ओमेगा टी एंगल होता है, हमको पता है। सो हम एक रेफरेंस डायरेक्शन ले लेते हैं, ये हमारी एक डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है ये एक रेफरेंस डायरेक्शन है, ये ओमेगा टी एंगल के अकॉर्डिंग है, ओमेगा टी को इंडिकेट कर रही है, और ऐसा बोलो कि ये साइन ओमेगा टी को इंडिकेट कर रही है। अभी पहले आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से हम एम्पलीट्यूड को पता करते हैं, रिजल्टेंट को पता करते हैं, फिर मोशन के बारे में लोग पता कर लेंगे। क्या करना होता है कि कोई भी एक साइन या कॉस का एंगल के साथ को आप एक डायरेक्शन में डिनोट कर सकते हो, एक डायरेक्शन में डिनोट कर सकते हो, फिर इस डायरेक्शन को रोटेट कराएंगे। अगर हम कोई दूसरी डायरेक्शन यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये डायरेक्शन, लेट से ये एंगल हमने अगर 30 डिग्री लिया,
तो ये डायरेक्शन हमारी इंडिकेट करेगी साइन ओमेगा टी प्लस 30 को। अगर हम इधर एक कोई डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं जो कि यहाँ से लेट से 60 डिग्री है, क्लॉकवाइज सेंस में, ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज सेंस में था, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव रीड करते हैं, इसको नेगेटिव रीड करते हैं। तो ये जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा वो साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री को इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन। ये इनकी डायरेक्शंस होंगी। अच्छा, मैग्नीट्यूड को हम एम्पलीट्यूड से लिखेंगे, तो ये हमारे लिए लेट से A1 मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारे लिए A2 मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये हमारे लिए A3 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो किसी भी SHM इक्वेशन में दो चीजें चल रही होती हैं, एक तो एम्पलीट्यूड होता है और दूसरा साइन चल रहा होता है। तो इसको हम ऐसे वेक्टर डील करते हैं, इसको हम मैग्नीट्यूड मानते हैं और इसको डायरेक्शन मानते हैं, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एज्यूम करके हम एक वेक्टर पिक्चर ड्रॉ करते हैं। फिर वो वेक्टर्स एक बार ड्रॉ कर जाते हैं तो वेक्टर के रूल लगा करके हम उसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। उस रिजल्टेंट में जो एम्पलीट्यूड आता है वो हमारे फाइनल का एम्पलीट्यूड का काम करता है, और जो डायरेक्शन आती है वो फाइनल में डायरेक्शन का काम करती है। सो इट्स काइंड ऑफ कि इनको हम वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। और सिंस ये वेक्टर्स हैं जो जिनकी डायरेक्शन साइन और कॉस से रोटेट होती हुई नजर आ रही है, इसलिए इनको हम वेक्टर नाम ना देकर के फेजर नाम देते हैं। तो इसको बोलेंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे वर्क करता है तो मैं इसको बताता हूँ, मैंने अभी आपको जनरल में बताया, अब हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल को लेकर के बताते हैं। तो हम बोलेंगे कि हम फेजर डायग्राम बनाने वाले हैं, फेजर डायग्राम। ये कई और चैप्टर में भी काम आएगा, तो एक बार आप समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि हमने ये साइन ओमेगा टी का रेफरेंस लिया, तो साइन ओमेगा टी का एम्पलीट्यूड कितना है A1, तो हम बोलेंगे ये A1 है। तो ये A1 वेक्टर हमारे पास रेडी हो गया, ठीक है। अब हमको एक दूसरा वेक्टर बनाना है जो इससे +5 पे जाएगा। अब +5 आपको पता होगा, जैसे कि यहाँ पे +π/3 था, तो +5 पे जाना है, प्लस पे जाना है यानी ऊपर की तरफ जाना है। तो एक वेक्टर आप ऊपर की तरफ बनाओ, वहीं से स्टार्ट होते हुए। उसको कितना एम्पलीट्यूड देना है A2, उसका एम्पलीट्यूड A2 दे दो। वो इस वाले डायरेक्शन से कितने एंगल पर गया, फाई एंगल पर गया, तो इस एंगल का नाम फाई दे दो। ये दो वेक्टर हमारे लिए रेडी हो गए। अगर ये दो वेक्टर रेडी हो गए तो इनका हमको रिजल्टेंट चाहिए। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ पर जाएगा, हम जानते हैं दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसके बीच पे कहीं लाई करता है। आप यहाँ पर भी ड्रॉ करके वेक्टर लॉ भी लगा सकते थे, वो भी चलता है। सो इसका जो रिजल्टेंट है कैन वी से कि उसके बीच पे कहीं लाई करेगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट पहले वाले डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, डेल एंगल बना रहा है, इससे डेल बना रहा है। तो जो हमारे लिए रिजल्टेंट आएगा x1 प्लस x2, दैट्स, ये सिंपली एक टेक्निक है जो हमको साइन और कॉस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है, डायरेक्टली आंसर तक ले जाती है। तो इसको हम इन दोनों को ऐड करके सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इन वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि इसका एक एम्पलीट्यूड आएगा, उस एम्पलीट्यूड का नाम हमने ए दे दिया। फिर अपने को पता है कि इसका एक एंगल चाहिए, तो ये साइन ओमेगा टी से कितना आगे गया वो आगे पकड़ लेंगे। तो ये साइन ओमेगा टी, दैट वाज अवर रेफरेंस, उससे प्लस डायरेक्शन में डेल गया, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। सो इस पिक्चर को यूज करके हम ये ड्रॉ करते हैं और ये लिखते हैं। अब ए निकालना क्या हुआ, कैन वी से ए इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। यस, एग्जैक्टली वेक्टर फैशन में। कैन वी से कि दिस इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द वेक्टर A1। यस, और ये हम लोग ऑलरेडी वेक्टर में प्रूव कर चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए की जो वैल्यू आएगी वो दो वेक्टर्स के एडिशन से आ रही, दैट मीन्स A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 cos phi। फाई लेना होता है, दैट मीन्स एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। और 10 डेल कैसे लिखते हैं, मैं इसका प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप उसमें वेक्टर वाला चैप्टर खोल लीजिए, वहां पे प्रूफ करके बताया होगा। इसको हम लोग लिखते हैं कि जो A2 है साइन फाई डिवाइड बाई A1 प्लस A2 cos phi। ये वेक्टर को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, इसी फेजर को आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो जैसे हम लोगों ने वेक्टर में दिखाया था। ये हमारा A1 है और A2 जो है A1 की डायरेक्शन से फाई एंगल पर इधर है। तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट। और डेल क्या है, दिस इज अ डेल, डेल इज। तो आप इस फॉर्म में दिखाओ या फिर इस फॉर्म में दिखाओ, हम लोग जान वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि दोनों का सेम मतलब होता है, राइट।
इस फॉर्मेट में भी आप दिखा सकते हो। यहीं से हम लोगों ने प्रूफ किया था, प्रूफ के लिए फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, फिर रिजल्टेंट ए निकाला था, ट्रिग्नोमेट्री यूज की थी, आप उसको यूज कर सकते हो। और इस फॉर्मेट में दिखाएंगे चलेगा। और भी तरीके अपने पास वेक्टर को हैंडल करने के लिए। क्या तरीके हैं? इस A2 के 2 कंपोनेंट कर सकते हैं, यानी वेक्टर के आप सारे लॉजिक लगा सकते हो। A2 का एक कंपोनेंट इधर कर लीजिए, एक कंपोनेंट इधर कर लीजिए, फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, स्क्वायर अंडर रूट कर लीजिए, वहां से भी आंसर आ जाएगा। इसको समझने से फायदा क्या है कि ये केवल 2 तक लिमिटेड नहीं रहेगा। 3 SHMs होंगे, 4 SHMs होंगे, 5 SHM होंगे, जितने भी होंगे सभी को हम एक रेफरेंस मान करके वेक्टर के फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे। फिर सभी वेक्टर के x कंपोनेंट y कंपोनेंट कर लेंगे, फिर रिजल्टेंट a निकाल लेंगे, फिर अपना आंसर बता देंगे। So that is a technique which solves the sin cos की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं इजिली सॉल्व कर लेती है। अगेन ये मैथमेटिकल टूल है और इससे जो आंसर निकल के आते हैं उसको बाद में हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक आपको समझता है तो मैं आपको एक 3 वाला केस दे सकता हूँ कि 3 अगर आपके पास SHM दिए होंगे तो हम क्या आंसर देने वाले हैं, और उसका आपने आंसर दे दिया तो अपना काम हो जाएगा। फिर ये सुपरपोजिशन को हम लोग मान सकते हैं कि ओवर है और अच्छे से ओवर है, एटलीस्ट वो वाला जो सेम डायरेक्शन में है। फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन का देख लेंगे। सो आपसे ऐसा बोलता है कि फाइंड अगर से ज्यादा भी आए तो उसमें प्रोजेक्शन वाला लगेगा ना? हाँ, प्रोजेक्शन लगाइए, कंपोनेंट कीजिए, बिल्कुल कीजिए, कंपोनेंट चलता है। कंपोनेंट वाला ही आपके लिए इजी पड़ेगा, बाकी के लिए आपको ज्यादा एफर्ट देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल कंपोनेंट में डिवाइड कीजिए, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, सभी को एक्स वाई में। जैसे आप बीडी बनाते थे, सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं एक्स वाई डायरेक्शन में, एग्जैक्टली सेम वे पर, क्योंकि ये वेक्टर बन जाते हैं। एक बार वेक्टर बन गए तो उनका रिजल्टेंट निकालना, हमें वेक्टर के लॉजिक को लगाना है। और टेक्निक क्या है? टेक्निक ये थी कि हमको इनको वेक्टर के फॉर्म में ले जाना था। जो इक्वेशंस थी उसको वेक्टर में कैसे कनेक्ट करें, उसी टेक्निक को हम फेजर डायग्राम या फेजर मेथड बोलते हैं। एक बार वेक्टर में पहुंच गए तो वेक्टर अलजेब्रा हम लोगों ने सीख रखी है, उसका हम यूज कर लेंगे। जैसे कि आपसे बोलता है फाइंड, थोड़ा केयरफुली सॉल्व करने का, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ गिवन SHMs। जैसे आपको दिया गया x1 की वैल्यू है लेट से a0 साइन ओमेगा t, सिंपल रखते हैं। x2 है √2 a0 साइन ओमेगा t प्लस π/4। x3 है a0 cos ओमेगा t। ये 3 SHM आपको दिया गया है और आपसे बोलता है कि इनको अगर हम सुपरपोज कराते हैं, एक पार्टिकल को तीनों SHM से चलाते हैं, तो पार्टिकल अल्टीमेटली किस तरह से, किस SHM से चल रहा होगा, और जिस SHM से चल रहा होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा वो बताना अपने को। ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। ये जो कॉस आया है ना, तो कॉस को हम पहले साइन में कन्वर्ट करेंगे। सभी को सेम उस पे होना चाहिए, या तो सभी को साइन पे होना चाहिए या सभी को कॉस पे होना चाहिए। बाकी दो हमारे पास साइन पर हैं तो इसको भी हम साइन पर लेके जाएंगे, तभी हमको पता चलेगा कि फेज डिफरेंस कितना चल रहा है। मैं पैरेलली आपके साथ बनाता हूँ क्योंकि अभी आप जस्ट लर्न कर रहे हो तो थोड़ा सा बारी गिर सकता है। एक बार फेजर बन गया तो आपसे जरूर सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फेजर ड्रॉ करेंगे। तो x1 हमारे पास रेफरेंस वाला है, तो हम बोलेंगे कि एक रेफरेंस डायरेक्शन ये ले लेते हैं और ये a0 एम्पलीट्यूड का है। तो एक वेक्टर हमारे लिए रेडी है, पहला वेक्टर, यू कैन कॉल इट एज a1। a1 की वैल्यू a0 है और ये साइन ओमेगा टी की डायरेक्शन है। इसके बाद 2√2 यानी √8 मैच कर रहा है दोनों का, जो भी आंसर आए। इसके बाद हम इस पे जाएंगे 2 पर,
2 कितना चलेगा, इससे पाई बाई 4 जाना है, रूट ए नॉट 8 a0 फिर से आया। सो ये हमारे लिए बनेगा A2, और A2 फर्स्ट वाले से कितना एंगल पे गया है, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री पे गया है। फिर अपने को 3 ड्रॉ करना है, तो 3 को हम फर्स्ट से फेज निकालेंगे क्योंकि हमारे लिए ये रेफरेंस है, तो इसी से सारे एंगल मेजर करेंगे, तो एक्स से सारे एंगल मेजर हो जाएंगे। अगर आप इससे एंगल मेजर करोगे तो उसके आगे वाला एंगल मेजर आ जाएगा, तो वो आप किसको रेफरेंस लेते हो वो आपको देखना पड़ेगा। इसको हमको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो जब कोई फेज डिफरेंस निकालना होगा तो सेम फंक्शन पे रखना होता है, तो इसको बोलेंगे A0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। हम लोग जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अच्छा, एक और भी खास बात का ख्याल रखना है कि साइन 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 आने चाहिए, तो मैंने इसको साइन बना दिया। दूसरा, ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी आना चाहिए, दैट मीन्स प्लस ओमेगा टी, माइनस वाला नहीं। माइनस वाला फिर इश्यू बनाएगा, वो माइनस को बाहर लेके आएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेंटेन द सेम फंक्शन एंड मेंटेन द सेम साइन ऑफ ओमेगा, क्योंकि वैसे भी आप जानते हो ना, आपको डिफरेंस करना होता है। फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो ओमेगा टी तभी कटेगा जब सेम साइन का होगा। सो इसका मतलब है जो x3 यानी A3 आएगा वो A0 एम्पलीट्यूड का तो आएगा, लेकिन पहले वाले ओमेगा टी से पाई बाई 2 प्लस डायरेक्शन में जाएगा। पाई बाई 2 प्लस डायरेक्शन मतलब यहाँ पर, तो इसका मतलब जो हमारा थर्ड आने वाला है वो ये थर्ड है, और ये A3 है। ये फेजर होता है, अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया तो फिर वेक्टर को यूज करके आप आंसर बता सकते हो। और तो इसलिए अभी आपको अटमोस्ट अटेंशन इस बात पे देना है कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है। कुछ रूल्स और आ रहे हैं इस एग्जांपल के साथ साथ, जो आपको क्लियर हुआ कि दे हैव टू बी द सेम ओमेगा और सेम साइन ऑफ ओमेगा टी एंड द सेम फंक्शन आइदर साइन और कॉस। और इसके बाद आप रिजल्टेंट भी बता सकते हो, उसकी डायरेक्शन बता सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो, जो भी है वो सब बता सकते हो। अब क्या करना चाहिए अपने को, वो आपको पता है कि आपका इसको रीराइट कर लो। रीराइट करोगे तो इधर एक वेक्टर आ जाएगा, ये बनेगा आपका A1 प्लस A2 cos 45। इधर टोटल एड अप कर सकते हो जस्ट लाइक वेक्टर, ये बनेगा A3 प्लस A2 sin 45। A1 A2 क्या है, ये सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये टोटल कितना बन जा रहा है, ये आपका बनेगा A0 प्लस A0, क्योंकि रूट टू कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली ट्वाइस A0। व्हाट अबाउट दिस, A0 प्लस दिस, ये भी ट्वाइस A0 बन जाएगा। रिजल्टेंट कितना आएगा, बराबर बराबर जा रहा है तो रिजल्टेंट मिड पे जाएगा, ये रिजल्टेंट हो गया। ये एंगल भी आपको पता चल गया, यही डेल बनेगा जाके, ओमेगा टी रेफरेंस है तो डेल भी मिल जाएगा। तो डेल की वैल्यू 45 नजर आ रही होगी, यानी पाई बाई 4। और ए की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस का एडिशन का रूट और व्हाटएवर, सो ट्वाइस रूट 2 A0। यही आपने आंसर दिया था, इसको 8 अंडर रूट 8 भी लिख सकते हो। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द फेजर। एक बार फेजर एक्यूरेटली ड्रॉ कर लिया, उसको वेक्टरली हैंडल कर लेंगे, एक बार वो काम हुआ सो बाकी कहानी फॉलो कर जाएगी अपने आप। आपने बोला साइन पाई प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। देखो क्या होगा कि पाई बाई 2 वाला मैंने लिया है, ये कन्वर्जन आपको याद रखना होगा, कौन सा कन्वर्जन, ये मैथ का यूज है। साइन, पहली बात तो कॉस को बदलना था प्लस साइन में, यहाँ पर बार बार माइनस भी नहीं आने चाहिए। सो सभी को साइन में लेके आना है और ओमेगा टी को ऐसा रखना है, फिर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप पाई बाई 2 की जगह पाई लोगे, साइन पाई बाई 2 ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैथ्स का है, आप लोग मैथ्स पढ़ते हो तो आपको पता होगा। साइन, मेरे को रिकॉल करा लीजिए क्योंकि काफी समय से मैं मैथ्स में टच में नहीं हूँ। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा, ये कॉस थीटा होती है या फिर माइनस कॉस थीटा होती है।
कॉस थीटा होती है, तो अपना काम हो गया। कॉस थीटा होती है तो कोई इशू नहीं है। अगर माइनस आप पकड़ रहे हो तो फिर गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि फिर हमको किसी और में बदलना पड़ेगा, फिर हम पाई/2 प्लस नहीं करेंगे। तो आप पाओगे कि ये कॉस थीटा होता है। ये जो प्लस माइनस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। सो दिस इज प्लस कॉस थीटा। उसकी टेक्निक बताई होगी, सर ने बताई भी है, आप लोग उसको बस रिकॉल रखिए कि कब प्लस होता है कब माइनस होता है, वो 4 क्वाड्रेंट को पकड़ करके बताते हैं। एनीवे, सो इसके बाद आपका आंसर आ जा रहा होगा। मीन्स A2 and resultant is the same SHM with difference of amplitude only। बोल सकते हो हाँ। इस पर्टिकुलर केस में जो आपका ये रिजल्टेंट आ रहा है, यानी आपको अगर आपको अब x लिखना होगा तो आप x क्या लिखोगे? x लिखोगे ट्वाइस रूट टू a नॉट साइन ओमेगा t प्लस डेल, डेल इज पाई/4। तो ये फाइनल SHM है, ये रिजल्टेंट SHM है। तो एग्जाम में या तो उसका फेज डिफरेंस पूछ लेगा या एम्पलीट्यूड, जो कि मोस्ट लाइकली वो एम्पलीट्यूड पूछता है, और या फिर रिजल्टेंट SHM की इक्वेशन पूछ लेगा। हम बता देंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे किसी भी से। आपसे ऐसा पूछ सकता है कि जो हमारा रिजल्टेंट SHM है और ये जो सेकेंड SHM है, दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस चल रहा है। सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन सेकेंड SHM which is x2 and the resultant SHM which is x? So can we find what is the phase difference between these two? Yes, we can easily find out. That's going to be 0. Yes, so 0 हो जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली वो किसी थर्ड से भी कंपेयर करा सकता है, फर्स्ट से भी कंपेयर करा सकता है, किसी से भी कंपेयर करा सकता है। 0 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो अब सपोज करो आपको 3 के वजह उसने 4 दिया होता, 5 दिया होता, n नंबर दिया होता, हार्डली मैटर्स। यू स्टार्ट विद वन रेफरेंस, कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इन साइन एंड साइन। जिस पर आपने रेफरेंस लिया उसी पर उसको कन्वर्ट कर दो। जनरली हम लोग साइन पे कन्वर्ट कर लेते हैं। कीप ओमेगा टी पॉजिटिव ऑल थ्रू and then find phi1, phi2, phi3 with respect to the first. Keep on drawing the figure. एक बार ये आ गया, फिर उसका रिजल्टेंट आ गया आपका आंसर डायरेक्टली। नो नीड टू गो फॉर साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोगों ने एक केस कर लिया कि जब वो सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन में होंगे तो डिटेल में आप समझते हो। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड सेम डायरेक्शन along x डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब हम x पकड़ ले रहे हैं क्योंकि x कॉमनली यूज होती है। आप y भी पकड़ सकते हो, चलता है। तो सपोज कर लीजिए आपके पास एक दिया गया x1, a1 साइन ओमेगा t प्लस फाई 1, x2 a2 साइन ओमेगा t प्लस ओमेगा 2t प्लस फाई 2। कभी आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, तो हम फेज डिफरेंस बता सकते हैं। फेज डिफरेंस phi is going to be equal to omega 2t plus phi 2 माइनस ओमेगा 1t प्लस फाई 1। यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यू सी कि ये टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। इससे पहले वाले एग्जांपल्स में जो फेज डिफरेंस था वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता था। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो फेज डिफरेंस हमारा टाइम पे कब डिपेंड नहीं करेगा? जब ओमेगा बराबर होंगे। ओमेगा अलग अलग हो गया तो ये टाइम पर डिपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ओमेगा 1t लिखा हो, ओमेगा 2t लिखा हो, तो फेज डिफरेंस के लिए हम फाई 1 माइनस फाई 2 नहीं करेंगे। दैट विल नॉट बी द करेक्ट, क्योंकि बेसिक आइडिया क्या है कि पहला फेज दूसरा फेज दोनों का डिफरेंस, दैट इज अ फेज डिफरेंस। सो यहाँ पर ये टाइम के साथ वेरी करता है। जब कभी फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करता है तो उस केस में हम पाएंगे कि वो टाइम आपको देगा और उस टाइम पर फेज डिफरेंस बताएंगे। यानी हर टाइम पर कांस्टेंट नहीं रहेगा, अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू करके आएगा। इस केस में रिजल्टेंट मोशन क्या आएगी?
अगर आपको रिजल्टेंट मोशन निकालना है तो रिजल्टेंट मोशन आएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, रख देंगे तो ये बनेगा a1 साइन ओमेगा 1t प्लस फाइव वन प्लस a2 साइन ओमेगा 2t प्लस फाइव टू। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट वे नहीं है, इसमें आपको ओमेगा 1 t1 फाइव वन सब कुछ दिया जाएगा, तो सॉल्व करके किसी भी टाइम पर x की वैल्यू बता सकते हैं। और फिर आप ये चेक करोगे तो फिर ये जो रिजल्टेंट है ना, इसको हम सिंस उस फॉर्मेट में नहीं ले जा पा रहे हैं a sin ओमेगा t प्लस फाइव, तो ये हमारे लिए SHM नहीं है, सो दैट इज नॉट एन SHM। सो दिस इज सिंपली अ मोशन एंड इट्स अ वन डायमेंशनल मोशन, एक ही डायमेंशन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इससे पहले वाला केस और ये भी केस दोनों स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ये भी x डायरेक्शन में जा रहा था, ये भी x डायरेक्शन में जा रहा था, तो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन नॉट इलिप्टिकल, आप में सभी किसी ने बोला था। और रिजल्टेंट मोशन विल बी वन डायमेंशन मोशन, ऐसा चलेगा एक ही पाथ पे स्ट्रेट लाइन पर, लेकिन SHM नहीं कर रहा होगा। तो इसके लिए हम कुछ आगे डीप पे जा नहीं सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दी जाएंगी, वैल्यूज को रखेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो बता देंगे। कितना सिंप्लीफाई कर पाएंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी सिंप्लीफाइड वैल्यूज हमको दी गई हैं। अदरवाइज जो भी आएगा वही ऑप्शन बन जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में SHMs इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, अभी तक दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे। प्रीवियस स्लाइड आप देखना चाह रहे हो? हाँ, ये प्रीवियस स्लाइड है, यू कैन वॉच इट। सो जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, मैं यहाँ पे तब तक पाथ भी बना देता हूँ। अगर पार्टिकल इस पे चल रहा होगा आपका, तो कैसे चल रहा होगा? ये x इक्वल टू 0 है मान लीजिए, यहाँ पर ये है, तो किसी भी इंस्टेंट पर उसका ये x होगा और इसका जो पाथ होगा वो इसी लाइन पे चलेगा, लेकिन वो पीरियोडिक नहीं होगा और कुछ उसके साथ मतलब पीरियोडिक, ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 अलग अलग हो गए, तो इनके टाइम पीरियड्स अलग अलग हो गए, तो फिर इसका जो रिजल्टेंट मोशन आएगा ना, वो फाइनली SHM नहीं बनेगा, ये अपने को बोलना है। और वैल्यूज कितनी आएगी x की, ये आ जाएगी। एक बार आपको x पता चल गया तो इसके बारे में बाकी सारा कुछ बता सकते हैं। बाकी सारा मतलब अगर वेलोसिटी बतानी होगी तो हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt। आगे की स्टोरी मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने को पता है कि एक बार हमको x पता चला तो बाकी सब कुछ पता है। एक्सीलरेशन पूछेगा तो dv by dt, तो बाकी सारा कुछ हम बता सकते हैं वंस वी नो व्हाट x इज, हेंस वी आर लुकिंग फॉर x। वी डिड दिस इन द लास्ट एग्जांपल। परपेंडिकुलर केस अभी तक नहीं किया है, परपेंडिकुलर केस अभी हम लोग करने वाले हैं। लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने केस क्या किया था? सब x डायरेक्शन में था। ओके, देखिए मैं आपको एक बात बताता, ये जो कॉस है, ये जो साइन है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये x नहीं है, ये y नहीं है। ये सारी मोशन किधर चल रही है? सारी मोशन x डायरेक्शन में है। शायद आपको यही कंफ्यूजन रहा होगा। ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल को आप x डायरेक्शन में चला रहे हो, ये x इक्वल टू 0 है, यहाँ से ये x है, तो पहला मोशन x1 साइन ओमेगा t है, इसका मतलब ये मेन पोजीशन से लेके चलने के स्टार्ट कर रहा था। दूसरा कहीं पाई बाई 2 से चल रहा था, लेकिन x डायरेक्शन में ही चल रहा था। तीसरा भी x डायरेक्शन में ही चल रहा था, इवन दो ये कॉस है, इसका मतलब है ये एक्सट्रीम से चला रहा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये तीनों मोशन किधर हैं? x डायरेक्शन में है, इसका y डायरेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। दिस इज वन डायमेंशन केस। ये जो आपका ये टेक्निक का डायग्राम है, फेजर का डायग्राम है, इसका एक्स वाई से कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स वाई आप बोल सकते हो ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन नॉट फ्रॉम द पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो ये सभी मोशन केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में है। 1D मोशन है, 1D मोशन।
और अगर कोई वन डायमेंशनल मोशन होती है तो स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है, कोई और तो उसके पास फिजिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब पाथ कैसा आएगा? पाथ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन। वो जो परपेंडिकुलर वाला ऑसिलेशन है वो अभी हम देखने वाले हैं ना। परपेंडिकुलर ऑसिलेशन में क्या होगा? परपेंडिकुलर ऑसिलेशन में दो तरह से स्प्रिंग्स लगी होंगी। जैसा कि इसको पिक्चर बना है उसमें एक ही तरह से स्प्रिंग लगी थी, इसमें एक इधर लगी हो सकती है और दूसरा इधर लगी हो सकती है, ऐसा। ये टू डायमेंशन केस हो रहा है जाकर के। तो एक मोशन ये चाहेगी कि हम ऐसा एसएचएम कराएं, दूसरा चाहेगी हम ऐसा एसएचएम कराएं। तो ये दो एसएचएम हैं जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं। एक का नाम हम एक्स देंगे, दूसरे का नाम हम वाई देंगे। वहां पर हम x1 x2 x3 लिख रहे थे, दैट मींस एवरी टाइम वी वर ऑन द एक्स एक्सिस। y1 y2 y3 बोलेंगे तो एवरी टाइम वी आर इन द y डायरेक्शन। व्हेन वी आर यूजिंग x एंड y साइमल्टेनियसली, दैट मींस नाउ वी आर इन अ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इनकी दो इक्वेशन कैसे बनेंगी? x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, इसमें भी फ्रीक्वेंसी को सेम रखने का। y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों का फेज डिफरेंस फाइव ले रहे हैं, ये सिचुएशन को लेकर चल रहा है ना। x1 मतलब मोशन इन द x डायरेक्शन, y मतलब मोशन इन द y डायरेक्शन। तो व्हाट द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी? सो रिजल्टेंट मोशन, अभी हम लोग रिजल्टेंट मोशन लिख रहे हैं, फिर देखेंगे कि ये मोशन क्या एसएचएम बनता है, क्या बनता है, कैसे बनता है। रिजल्टेंट मोशन को अगर हम r से लिखते हैं तो r बनेगा x i कैप प्लस y j कैप। इससे पहले सभी था, x1 i कैप था, x2 i कैप था, x3 i कैप था, इसलिए i कैप लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि दैट वाज इन वन डायमेंशन। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब आप इसको यहाँ पे रख लीजिए। तो जब आप इसको इस पे प्लेस करेंगे तो यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाला जा सकता है। तो अगर हम r एज अ वैल्यू लिखेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ पर x प्लस y नहीं करेंगे, दैट विल बिकम रॉन्ग क्योंकि दे आर मूविंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो दैट्स कॉल्ड सुपरपोजिशन, वेक्टोरियल एडिशन ऑफ थिंग्स। एक बार आप ऐसा करना चाहते हो तो फिर अपना काम हो जाएगा। यहाँ से r निकाल सकते हो, r रिजल्टेंट मोशन आ जाएगी, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। या फिर इस तरह से भी डील कर सकते हो, अनदर वे ऑफ डूइंग इट, कि यहाँ से साइन ओमेगा टी निकाल लो। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू को आप लिख सकते हो एक्स बाई ए वन, और फिर यहाँ से इसको एक्सपेंड कर लो y वाले टर्म को। तो y वाले टर्म को जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा a2 साइन c प्लस डी का फॉर्मूला लगा सकते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन c प्लस डी? वो आपको पता होना चाहिए, उसको भी अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे साइन c cos d, और या साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ऐसा लिख सकते हैं। यस इसके बाद आप साइन का वैल्यू आपको पता है तो आप cos की वैल्यू भी निकाल सकते हो। यहाँ से cos ओमेगा टी कितना निकल के आएगा? कैन बी से कि यहाँ से जो cos ओमेगा टी की वैल्यू आएगी, हम लोग यहाँ पे भी रख सकते थे उससे पहले वाले फंक्शन में। तो cos ओमेगा टी की वैल्यू अपने को मिल जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर। सो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी दोनों को पिक करके यहाँ पे रख देंगे। जैसे यहाँ पे रखेंगे एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा, एक्स वाई में जो रिलेशन आएगा आप पाओगे वही उसकी पाथ इक्वेशन के बारे में बता रहा होगा, तो वहां से हमको पाथ इक्वेशन पता चल जाएगी। सॉल्व कर सकते हैं। क्या बन रहा है अपने पास? y इज इक्वल टू a2 इन ब्रैकेट, ये था साइन ओमेगा टी, अब फॉलो कर लीजिए, और ये cos फाइव था प्लस यहाँ पे cos ओमेगा टी था, साइन फाइव था। अब साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी की हम वैल्यूज को प्लेस कर सकते हैं। साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी की वैल्यू को आप यहाँ पे प्लेस कर लीजिए, यहाँ पे साइन रखिए, यहाँ पे cos रखिए, फिर स्क्वायर कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और आप सिंपली एक्स वाई को यहाँ पे भी रख सकते थे, वहां से भी आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाता। सो
आगे बढ़ते हैं, आपने देख ली होगी प्रीवियस स्लाइड। तो y की वैल्यू या फिर y बाई a2 लिख सकते हो इसको आप चाहो तो, इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी थी, वापस आते हैं, x बाई a1, तो ये बनेगा x बाई a1 cos phi is a constant number that doesn't bother you, प्लस cos ओमेगा टी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर a1 स्क्वायर इंटू साइन फाई। ये इक्वेशन आपको बनती हुई नजर आ रही है। अब आप क्या कीजिए, इसको इस साइड लेके आइए, एक्स वाई अपॉन a2 माइनस एक्स cos phi upon a1 is equal to under root 1 minus x square by a1 square sin phi. Now you can square both side. मैं इसको क्विकली भी कर सकता था बट ताकि आपको स्टेप समझ में आ जाए, इसलिए आप इसको स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डिवाइड बाई a1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम्स एक्स वाई कॉस फाई अपॉन a1 a2 इज इक्वल टू दिस साइड अगर आप आओगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर फाई। अब एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आपको बनेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई उस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई कॉस फाई डिवाइड बाई a1 a2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। कैलकुलेशन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये 1 बन जा रहा है, तो अपने पास एक बहुत अच्छी इक्वेशन बन जा रही है, अ गुड इक्वेशन यू कैन कॉल इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, आप इसको याद भी रख सकते हो फाइनल इक्वेशन को, माइनस ट्वाइस टाइम्स एक्स वाई कॉस फाई अपॉन a1 a2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। ये जो इक्वेशन है ना, ये अपने को बताने की कोशिश कर रहा है एक्स वाई यानी पाथ कैसा होगा, दिस इज अ पाथ, रिजल्टेंट पाथ। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये है क्या, उसके बारे में आपको बताया जाएगा फाई क्या है। तो अलग अलग फाई की वैल्यूज के लिए इसकी अलग अलग वैल्यूज बनने वाली हैं, और a1 a2 में क्या रिलेशन चल रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो a1 a2 फाई इन सब की वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये बनता है। जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो सिंपल वाले फाइज को चूज करेगा, जनरल पूछता है तो ये जनरल एक्सप्रेशन है, इट विल बी एलिप्स ना, वी कांट से, इट डिपेंड्स ऑन फाई वैल्यू, और फाई की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा वो बताते हैं। तो यहाँ पर कुछ केस बना देता हूँ मैं, केस 1 या फिर केस 2, फाई की वैल्यू इफ फाई इज इक्वल टू लेट्स से 0, अगर फाई 0 हो गया तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी और साइन फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर हम इसको 0 पकड़ते हैं, फाई की वैल्यू को 0 पकड़ते हैं, तो फाई को 0 रख करके देख लेंगे, और उससे अपने को एक आंसर मिल जाएगा। फाई को 0 रखते हैं, क्या बनेगा, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a1 स्क्वायर प्लस, प्लस था माइनस था, प्लस ही रहा होगा, प्लस माइनस का प्लीज ख्याल रखने का, वो आप कॉपी में लिख रहे होगे तो आपको याद रहेगा, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ। माइनस 2 टाइम्स एक्स, यहाँ पे क्या बनेगा एक्स वाई कॉस फाई आपका 1 हो जाएगा डिवाइड बाई a1 a2, और साइन फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये इक्वेशन आएगी। क्या बता सकते हैं कौन सी इक्वेशन है, इज इट एलिप्स? सो ओके, आपका टाइम भी हो गया। सो ये एलिप्स नहीं है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये दिस इज नॉट एन एलिप्स। एलिप्स के लिए आप कुछ और जानते हो, और कॉनिक सेक्शन आप पढ़ चुके होगे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए क्या बन रहा है। ये बेसिकली लिखा हुआ है x अपॉन a1 माइनस वाई अपॉन a2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स व्हाट, पीओएस का मतलब आप शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे, अच्छा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, हाँ ऐसा कुछ बोल सकते हो, दैट वर्क्स।
क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, तो ये अपने पास बनेगा x बाई a1 इज इक्वल टू y बाई a2। सो बेसिकली y की वैल्यू हम लिख सकते हैं a2 बाई a1 इंटू एक्स। ये किसकी इक्वेशन है? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि अगर फाई जीरो हुआ, जीरो फेज डिफरेंस हुआ, इसका मतलब वो इनिशियली एक्स से चल रहा था और इनिशियली ओरिजिन से चल रहा था। तो मैं इसको पिक्चर में दिखाता हूँ, आपको विजुलाइज हो जाएगा। एक पार्टिकल था, एक मोशन इसको इनिशियली यहाँ से ले जाना चाह रही है, दूसरी यहाँ से ले जाना चाह रही है, साइमल्टेनियसली सेम फ्रीक्वेंसी से चल रहा है। तो इसका जो पाथ बनेगा ना, वो पाथ ये बनेगा। दिस इज गोइंग टू बी द एसएच। पार्टिकल इधर जाएगा, वापस आएगा, इधर जाएगा, वापस आएगा, और इसी पे चलता रहेगा। फिर आपसे पूछेगा एम्पलीट्यूड बताइए, तो एम्पलीट्यूड बता सकते हैं। ये साइमल्टेनियसली एंड पॉइंट पे पहुंचेगा। ये इंटरप्रिटेशन वाले पॉइंट्स हैं काम के। ये A1 एम्पलीट्यूड था, मैक्सिमम हुआ करता था। ये A2 था, वाई डायरेक्शन का मैक्सिमम था। दिस वाज A1 इन द नेगेटिव डायरेक्शन, दिस वाज A2 इन द वाई डायरेक्शन। तो ये वाई डायरेक्शन का SHM प्लस एक्स डायरेक्शन का SHM, दोनों का रिजल्टेंट ये आ रहा है। आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट SHM या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ए रिजल्टेंट जब निकालोगे तो ये ए हो जाएगा आपका, क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम इतना चल रहा है। सो कैन वी से कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बिल्कुल बता सकते हैं, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। सो दैट इज द रिजल्टेंट SHM एम्पलीट्यूड। मोर ओवर इसका फेज कितना आएगा? ये उसी के फेज से चलेगा अगर जो इनिशियली, क्योंकि इनिशियली फेज डिफरेंस जीरो था, तो इसका भी फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी फाइनल इक्वेशन क्या होगी? आर। आर की वैल्यू आएगी ए साइन ओमेगा टी। यू रिमेंबर आर। अब इसको हम आर बोलेंगे, एक्स नहीं, क्योंकि ये इस डायरेक्शन को मेजर कर रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ये फाइनल इक्वेशन, ये फाइनल एम्पलीट्यूड। इक्वेशन इज, ये पाथ इज स्ट्रेट लाइन। 2 मिनट और लगेगा, मैं इसका केस 2 भी कर देता हूँ और इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। बस ये 2 केस 2 से कंप्लीट हो जा रहे हैं, फिर आपके जो माइनर डॉट्स बचेंगे उनको देखेंगे। अगर फाई की वैल्यू 90 आपने चूज की, तो क्या इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन को आप फॉलो कीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई कॉस 90 डिग्री डिवाइड बाई A1 A2 इज इक्वल टू साइन 90 का स्क्वायर। सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ये टर्म 0 हो गया, वो 1 हो गया, ये बना। सो दिस इज द केस। दैट मीन्स कौन सा पाथ है ये? नाउ इट इज इलिप्स। कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा अगर इक्वेशंस को हम ड्रॉ करते हैं? तो आप पाओगे कि अगर दोनों मोशंस को आप एक साथ देखोगे और जिनमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, तो ऐसा इक्वेशन क्यों आ रहा है? ये y है, ये x है। इसका मतलब है जब पार्टिकल ये यहाँ से चलाना स्टार्ट करना चाह रहा था और दूसरा हमारा 0 पे था, यानी x वाला हमारा x के लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो रिजल्टेंट हमारा यहीं पे पड़ेगा जाकर के। इनमें फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का, तो एक ये पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ पर आएगा तो फिर ये x वाला इधर चल रहा होगा, लेकिन y वाला अभी मीन पोजीशन पे आ चुका होगा। सो इनको अगर दोनों को साइमल्टेनियसली देखते हो तो आपको पता चलेगा कि एक ये इलिप्टिकल सिचुएशन बना रहा होगा, इलिप्टिकल सिचुएशन बना रहा होगा, और इसको यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं, इस एलिप्स को यहाँ पर, राइट। और किसी भी इंस्टेंट पर A1 A2 को दिमाग में रखते हुए हम इसको प्लॉट कर सकते हैं कि कैसा ये इसमें जाने वाला है। सो ये कुछ ऐसा जाएगा आपका। इसका एक सब केस हो जाएगा, अगर A1 A2 बराबर होंगे। इसका सब केस क्या हो जाएगा? अगर A1 A2 आपस में बराबर हो गए और A हो गए, तो फिर क्या इक्वेशन बनेगी? क्या इसकी इक्वेशन बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट इट विल बिकम नाउ? इट इज अ सर्कल। सो माइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि ये कब सर्कल बनेगा जब एम्पलीट्यूड्स बराबर होंगे, कब इलिप्स बनेगा। इलिप्स और सर्कल बनने के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? जब फाई 0 हो जाएगा।
और बाकी इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो सारा केस किसका था, सिंगल डायरेक्शन का था, तो स्ट्रेट लाइन ही चल रहा था। तो ये आपका सुपरपोजिशन और से रिलेटेड स्टफ हो गया। आपका जो डाउट है माइनर वो आप पूछ लीजिए, मैं उसको भी बता देता हूँ, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेव को स्टार्ट करेंगे। somebody was asking something। हाँ, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है और काफी डीप डीप में गया है। ए वर्सेस वी सिंपल एसएचएम वाला ग्राफ। अच्छा, सिंपल एसएचएम वाला ग्राफ को बता देते। ग्राफ मैंने नहीं बताया, उसके आपको मॉड्यूल पे सारे लिखे हुए हैं। दूसरा ये मोशन है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो सिंपल एसएचएम में क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। वी क्या बनता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ए क्या बनता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपको याद रखना है। अब आपको कोई भी ग्राफ पूछेगा तो इन्हीं से लिंक कर देंगे। जैसे कि आपने जो हमसे पूछा है ग्राफ, या जिसको आपको समझना है वो ये ए वर्सेस वी, ठीक है। ए आप यहाँ पे बनाइए, वी यहाँ पे बनाइए। तो आपने को जब किसी का ग्राफ बनाना होता है ना, तो व्हाट वी डू कि उनमें आपस में रिलेशन सेट करना होता है। कैसे रिलेशन सेट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप देखोगे कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव पकड़ो, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा वी डिवाइड बाई ए ओमेगा, ठीक है। यहाँ से आप साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पकड़ो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ए डिवाइड बाई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अब टी को गायब करना है तो अपने पास ऑप्शन क्या है, इनको स्क्वायर ऐड कर दो। स्क्वायर ऐड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ से आएगा वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा रेस्ट पावर 4। सो इक्वेशन अपने पास रेडी हो गई क्या, ए स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसा बना सकते हो या फिर इस फॉर्म में याद रख सकते हो, दोनों फॉर्म आपको समझ में आता है। इसका मतलब ये किस तरह का इक्वेशन बनेगा, किस तरह का ग्राफ लेगा, ये कौन सा पाथ, मतलब इसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या बनेगा। कैन यू थिंक ऑफ कि ये एलिप्स को बना रहे हैं, ये एलिप्स बना देगी। और एलिप्स के लिए इसको प्रॉपर बना दीजिए एलिप्स, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बड़ा होगा। अब ये चेक करना होगा कि ए का कॉफी बॉटम वाला बड़ा है या वी का बड़ा हुआ। ये ए वर्सेस है, ये वाई है, और ये आपका बी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर है। तो ओमेगा की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। ओमेगा की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो आइदर इट विल बी दिस और आइदर इट विल बी दिस, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा। तो आप रफली ये जरूर बना सकते हो कि इट इज गोइंग टू बी elliptical in shape, maybe like this. If possible, take few questions on damping in the next lecture. और माइक को अलाउ कर देता हूँ। और डैम्पिंग के लिए जितना हम लोगों ने बात किया है वो काफ़ी, आपके जो डाउट्स आएंगे उन डाउट्स में हम उनको पिक कर लेंगे अगर आप चाहेंगे तो। और डाउट सेशन हम लोग रख लेंगे किसी एक दिन में भी, लाइक ऑन सैटरडे। तो डेफिनेटली उस समय हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और कोई कंसर्न हो तो आप बोल सकते हो। माइक ओपन हो गया, अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो आप बोल करके पूछ सकते हो। सर यस। एक क्वेश्चन था जिसमें द पार्टिकुलर स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक द 90 डिग्री, दैट इज द cos ओमेगा टी। सो उसमें उसने बोला था कि एट टी बाय 4, sorry, t/2. So at t/2 velocity will be maximum, but अगर वेलोसिटी नेगेटिव हुआ, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आता है, तो फिर उसमें वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। सो नेगेटिव विल बी मिनिमम और मैक्सिमम। अच्छा, क्या होता है ना कि जब हम लोग ये बात करते हैं ना वेक्टर के बारे में, मैक्सिमा और मिनिमा को लेकर के ना, तो हम उसके मैग्नीट्यूड को वरी करते हैं। और वो जो माइनस साइन आता है ना, दैट सिंपली टॉक्स अबाउट द डायरेक्शन। तो अगर नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा होगा तो उसको माइनस बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसको प्लस बोलेंगे। तो जब कभी मिनिमा और मैक्सिमा बोला जाए आपसे, तो उसके मैग्नीट्यूड को देख करके बोलना है आपको, माइनस को देख कर बता दीजिए। बाकी जो मैग्नीट्यूड है उसके बेसिस पे आप कंपेयर करेंगे वेदर से मैक्स और मिन।
सर पर वेक्टर्स में तो नेगेटिव लाइक नेगेटिव भी कंसीडर होता है। अगर स्पीड बोल रहा रहता तो फिर चलता ना वो। सी क्या होता है ना कि वेक्टर्स को हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं। हम लोगों ने एक बात ये भी लिखी थी, वेक्टर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। मीनिंग इज दिस कि अगर हम वेक्टर को कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो हम मैक्सिमम मिनिमम जैसी बातें कभी कर नहीं सकते। सो अगर जब कभी हम मैक्सिमम मिनिमम जैसी बातें करते हैं तो हमेशा उनके मैग्नीट्यूड को लेकर के करते हैं, डायरेक्शन को लेकर के नहीं। और वेक्टर्स में जो डायरेक्शन होती है वो माइनस लेकर के आती है। तो हमारे जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स में माइनस आना एक अलग स्टोरी है और वेक्टर के साथ माइनस आना एक अलग स्टोरी है। तो जब कभी वेक्टर के साथ माइनस आएगा तो देन यू विल ऑलवेज कंसीडर दिस इज द डायरेक्शन, इट हैज नथिंग टू डू विद द मैग्नीट्यूड। ओके सर। ओके। अदर ग्राफ्स को आपको देखो क्या वो ग्राफ किसी में पूछ सकता है। सो आपको क्या करना है कि उनके एक्सप्रेशन लिखना है, फिर उनको सिंप्लीफाई कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको एलिप्स में बना लिया। आप अकॉर्डिंगली वो टाइम को गायब करने वाली स्टोरी लगा करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। मॉड्यूल में बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करके दे दिए गए आपको, आप उनको वॉच कीजिए। उसमें जो भी नहीं समझता है हमको बताइए, मैं उसको जरूर बता देता हूँ। वो बहुत सिंपल है, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा आप अटेंशन दोगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके ओके, सो दैट्स डन फॉर द डे। काफी जनता निकल भी गई। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेव स्टार्ट करेंगे, और आपके जो माइनर डाउट्स बचते भी हैं तो फिर एक दिन डिस्कशन के टाइम पे इसको ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सर